म्यूचुअल फंड तो बैंक एफडी से भी बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे इन्वेस्टर के लिए। अब इसके बारे में हम यह वीडियो में डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड्स और बैंक एफडीज यह दोनों तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टर के लिए, और यह दोनों इन्वेस्टमेंट भी अलग तरीके से काम करते हैं। इसी कारण के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट कंपेयर करना ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, लेकिन भी हम कोशिश करते हैं जिसके वजह से हमको ये दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा समझने के लिए आसानी होते हैं। अब देखें तो इसको हम 5 पैरामीटर्स से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या किस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे लॉन्ग रन में। पहले पैरामीटर होते हैं कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल। म्यूचुअल फंड और एफडी किस में इन्वेस्टर का प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ होते हैं। इसके ऑब्वियस जवाब होते हैं कि एफडी में ही इन्वेस्टर का प्रिंसिपल तो सेफ होते हैं, और बैंक एफडी में भी उसका प्रिंसिपल तो ज़्यादा सेफ हो सकेंगे। अगर इन्वेस्टर तो इक्विटी फंड्स और डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो ज़्यादा कम भी पड़ सकेंगे और ज़्यादा बड़ा भी कर सकेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क तो पड़ती है। अगर आप देखें तो इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसका प्रिंसिपल तो वो हारने का मौका भी ज़्यादा हो सकेंगे। दूसरे पैरामीटर होते हैं कि टैक्सेशन। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में देखें तो आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं वो तो आपका टैक्सेबल इनकम के साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और आपका स्लैब रेट की तरह अब तो उसकी टैक्सेस देने की भी ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड में देखें तो दो तरीके का टैक्सेशन होते हैं, एक तो इक्विटी के लिए होते हैं, दूसरे तो डेब्ट के लिए होते हैं। अगर आप इक्विटी तो 1 साल से पहले विड्रॉ कर दिया जाते हैं तो आप तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसी समय अब तो 15% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ कर दिया जाते हैं उसके लिए आप तो सिर्फ 10% टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो डेब्ट फंड तो भी वे बैंक एफडी की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि आप जो भी इंटरेस्ट डेब्ट फंड में कमाते हैं आपका टैक्सेबल इनकम के साथ आप जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और टैक्स स्लैब रेट की तरह आप तो टैक्सेस को पे करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डेब्ट फंड्स में बैंक एफडी से कंपेयर किया तो एक एडवांटेज होते हैं। बैंक एफडी में देखें तो आप तो विड्रॉ करते हो इंटरेस्ट को, और कि री इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बैंक एफडी अक्रू होते तो भी अब तो टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने 1 करोड़ डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो 1 करोड़ तो 1 करोड़ 7 लाख बन चुके हैं। इसी कारण के लिए जब तक आप तो 7 लाख विड्रॉ करते उस समय तक आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 1 करोड़ तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते और 10 साल होने के बाद वो तो 2 करोड़ बन चुके हैं। इसी कारण के लिए जब आप तो विड्रॉ करते उस समय तक आप तो यह मनी के लिए टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले चीज़ तो यही होती है। दूसरी चीज़ देखें तो आप जब कितना अमाउंट विड्रॉ करते हैं उसके लिए आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो पूरे प्रिंसिपल के लिए आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक उदाहरण, अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया जाते और वो तो 1 करोड़ 7 लाख बन चुके हैं। अगर आप डेब्ट फंड से 7 लाख विड्रॉ कर दिया जाते और 30% टैक्स स्लैब रेट के अंदर होने की बावजूद भी अब तो स्ट्रेट अवे 2.1 लाख देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बैंक एफडी में उसी तरह नहीं है। बैंक एफडी में देखें तो अगर आपने 7 लाख इंटरेस्ट कमा लेते हैं तो उसके लिए अब तो 2.1 लाख टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेब्ट फंड में अगर आप 7 लाख विड्रॉ करते हैं तो भी अब तो 7 लाख वर्थ ऑफ यूनिट्स ही विड्रॉ करते हैं। इसी कारण के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेशन तो इसी तरह कर दिया जाते हैं, क्योंकि यह 7 लाख वर्थ ऑफ यूनिट्स में दोनों प्रिंसिपल अमाउंट और गेन अमाउंट होने के कारण आपका टैक्सेबल अमाउंट हो सकेंगे 50 to 60,000। उसके लिए आप तो डेब्ट फंड्स में टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, और उसका 30% होता है कि 15 to 20,000। कितना डिफरेंस लग रहा है इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर बैंक एफडी में 7 लाख कमा कर दिया जाते हैं तो उसके लिए वो तो 2.1 लाख टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डेब्ट फंड में वो तो सिर्फ 20,000 टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा पैरामीटर होता है कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। बैंक एफडी में देखें तो टैक्सेस होने के कारण आपका रिटर्न्स तो ज़्यादा कम ही पड़ते हैं, और वो रिटर्न्स के साथ अब तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे। जब आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो इसी तरह सोचना चाहिए कि हर दिन आपका पैसा का परचेसिंग पर तो ज़्यादा कम पड़ती है, और उसी समय अब तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो फंड में ज़्यादा रिस्क पड़ती है, लेकिन रिटर्न तो उसी तरह होते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर दिया जाते हैं तो आपके लिए आसानी से 10 to 12% रिटर्न तो वो तो कमा कर सकेंगे।
और आप तो इसी तरह सोचना चाहिए कि सर्टेन मार्केट फेसेस में एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए 12 to 15% रिटर्न दे चुका है। इसकी मतलब होता है कि बैंक एफडी में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं और वो रिटर्न्स के साथ आप तो इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकेंगे। चौथा पैरामीटर होता है कि डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप तो एक ही एक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी भी समय IL&FS क्राइसिस आए तो और कि आपका बैंक एक ह्यूज डिफ़ॉल्टर्स वजह से स्टक हो गया तो भी आपका मनी रिट्रीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम में इसी तरह नहीं होते, क्योंकि फ़ंड मैनेजर इसको 30 to 40 डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और कि 30 to 40 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कारण अगर किसी भी एक कंपनी अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं करती है और एक कंपनी डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो भी आपका लॉस तो ज़्यादा कम ही पड़ती है अगर आप बैंक एफडी से कंपेयर किए तो। इसी कारण के लिए हम कह सकें कि यह म्यूचुअल फंड तो डाइवर्सिफिकेशन पार्ट के लिए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और डाइवर्सिफिकेशन पार्ट में म्यूचुअल फंड तो बैंक एफडी से भी अच्छा तरीके से इन्वेस्टर को मदद कर सकेंगे। पांचवा पैरामीटर होते हैं कि लॉक इन पीरियड। एफडी में देखें तो शुरुआत से ही वो इन्वेस्टर तो उसका लॉक इन पीरियड को डिटरमाइन कर दिया जाते हैं। अगर वो उससे पहले विड्रॉ करना है तो उसके लिए वो तो पेनल्टी देने की ज़रूरी पड़ती है। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वो 1 साल से पहले विड्रॉ करना है तो उसके लिए तो 1% पेनल्टी देने की ज़रूरी पड़ती है। 1 साल के बाद अगर वो ELSS फंड नहीं चुन कर दिया जाते तो उसके लिए पेनल्टी देने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। लेकिन ELSS फंड में लॉक इन पीरियड होता है कि 3 साल। अगर आप ओवरऑल देखें तो म्यूचुअल फंड तो बैंक एफडी से आपको बेटर लिक्विडिटी दे सकेंगे। अब यह वीडियो से आप तो क्या कंक्लूजन लेना चाहिए? जब आप सेफ्टी ऑफ कैपिटल और प्रिंसिपल के बारे में देखें तो एफडी बेटर ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब आप टैक्सेशन के बारे में देखें तो म्यूचुअल फंड ही बेटर ऑप्शन होते हैं। और म्यूचुअल फंड में आप तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे और म्यूचुअल फंड आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनने के लिए भी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। लॉक इन पीरियड तो दोनों में एक तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड देखें तो एफडी से भी ज़्यादा पैरामीटर्स में अच्छा होने के कारण वही आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।